जी बेटा, चैप्टर देखते हैं क्या डिस्क्रिप्शन है बुक के अंदर। फिर थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। म्यूटेशंस, द सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स कंटेन एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डीएनए। यूकैरियोट्स यानी वो सेल जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, उनके अंदर एक बड़ी मिकदार में डीएनए मौजूद होता है। ये स्टेटमेंट दरअसल कंपेयर कर रही है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को। यानी फर्स्ट ईयर में जो एक टॉपिक चैप्टर 4 के रेफरेंस से लिया जाता है कि कंपेयर प्रोकैरियोटिक सेल विद यूकैरियोटिक सेल। तो एक डिफरेंस ये भी है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की मिकदार ज़्यादा नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए ज़्यादा पाया जाता है। तो बहरहाल, if the DNA in all of the cells of an adult human were lined up end to end। अब आगे एक मिसाल दे रहे हैं समझने के लिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले तमाम सेल्स, ऑल ऑल ऑफ द सेल्स ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, उन तमाम सेल्स से अगर डीएनए को कलेक्ट किया जाए और डीएनए कलेक्ट करके उसको लाइन में लगा दिया जाए एंड टू एंड, यानी एक सेल का डीएनए दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सारा डीएनए कलेक्टिवली अगर इकट्ठा कर दें, जिस तरह कहते हैं कि अगर बहुत सारी रस्सियां हों और उन रस्सियों को आप किनारों से बांधकर एक लंबी रस्सी तैयार करना चाहें, तो इसी तरह डीएनए इज ए फाइबर। एक सेल में 46 फाइबर हैं, दूसरे सेल में 46 फाइबर हैं, और ह्यूमन बॉडी के सारे सेल्स के ये सारे फाइबर इकट्ठे करके lined up end to end, it would stretch nearly 100 बिलियन किलोमीटर। तो ये इनकी लंबाई कहाँ जा पहुंचेगी? 100 बिलियन 100 बिलियन, बिलियन अरब किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर। यानी और कितना ये बनता है? ये बनेगा 60 टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर। जमीन और जुपिटर जो सैयारा है, उसके दरमियान जो फासला है, उस फासले का 60 गुना। यानी इतना तवील फाइबर ये बनता है। तो बहरहाल, ये कोई कह लें कि जो ऊपर बात की थी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ, एक बहुत बड़ी मिकदार है डीएनए की, जो छोटे छोटे फाइबर की शक्ल में है। एक ह्यूमन बॉडी के तमाम सेल्स से तमाम डीएनए लेकर उसे लाइन अप कर दें, तो आप कह सकते हैं कि जमीन से जुपिटर, जुपिटर से जमीन, आप 30 मर्तबा आना जाना लगाएं तो इतना लॉन्ग ये डीएनए का फाइबर है। खैर खैर, ये एक एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा इसकी अहमियत फकत ये है कि शो किया जाए कि डीएनए कितना ज्यादा है। अच्छा, टॉपिक जो है वो है म्यूटेशंस। अब म्यूटेशंस को यहाँ पे बाकायदा डिफाइन नहीं किया गया। सिंपली अगर देखें तो लिखा है चेंजेस इन द डीएनए। यानी म्यूटेशन को आप वेरी सिंपली वेरी ब्रीफली अगर डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे कि डीएनए में तब्दीली को म्यूटेशन कहते हैं, चेंजेस इन डीएनए। अलबत्ता अगर इसको बाकायदा डेफिनेशन देखें तो इसी बुक के ग्लॉसरी में ये आपको म्यूटेशन की डेफिनेशन इस तरह नजर आएगी। म्यूटेशन, अ परमानेंट चेंज इन द सेल्स डीएनए। ये डेफिनेशन, यानी वहाँ तीन लफ्ज थे, सिर्फ चेंज इन डीएनए की बात हुई थी। यहाँ पे अलबत्ता एक शर्त और लगा दी है, वो है परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज यानी चेंज आए और रिपेयर हो जाए, या थोड़ी देर के लिए हो और फिर दोबारा पहले वाली हालत आ जाए, तो फिर उसको म्यूटेशन नहीं कहेंगे। यानी एक ऐसा चेंज डीएनए में जो मुस्तकिल हो जाए तो हम उसको म्यूटेशन करार देंगे।
ये कुछ ऐसे ही है जैसे हमने चैप्टर 17 में बात की थी कि थोड़ी देर के लिए ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया। तो वो एक कह लें कि थोड़ी देर के लिए हाइपरग्लाइसीमिया है, लेकिन उसको हम डायबिटीज का नाम नहीं दे देंगे। ठीक है। तो डायबिटीज तो तब कहलाएगी जब ग्लूकोज का लेवल एक मुस्तकिल तौर पर कम से कम 3 माह के लिए, कह लें कि वो, सॉरी 3 माह कह रहा हूँ, यानी मुस्तकिल तौर पर कुछ दिनों के लिए वो हायर रहे, तो फिर आप उसे कहते हैं कि ये बीमारी है, वरना थोड़ी देर ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। तो इसी तरह म्यूटेशन को भी ये परमानेंट की यहाँ पर ये शर्त ये जहन में रहे, यानी सिर्फ चेंज नहीं बल्कि परमानेंट चेंज। अलबत्ता आगे उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह चैप्टर में भी है, कि इसके अंदर किस किस्म के चेंजेस हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तब्दील हो सकता है, अल्टरेशन ऑफ द जीन पोजीशन, जीन की पोजीशन चेंज हो सकती है, जीन लूज हो सकता है, जीन खत्म हो जाए, जीन की डुप्लीकेशन हो सकती है, या इंसर्शन ऑफ फॉरेन सीक्वेंस, या बाहर से कोई सीक्वेंस उसके अंदर ऐड हो जाए। ये जो सबसे आखिर में है इंसर्शन ऑफ द फॉरेन सीक्वेंस, इसकी एग्जांपल आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं कि होस्ट के डीएनए में बाहर से वायरस का डीएनए शामिल हो जाता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली म्यूटेशन कहलाएगी। यानी सेल में पाए जाने वाले डीएनए के में इजाफा हो, कमी हो, या उसका सीक्वेंस तब्दील हो जाए, मुख्तलिफ तरह की इसके आगे फिर कैटेगरीज हैं, और परमानेंट हो, तो दैट इज नोन एज म्यूटेशन, जो कि बुक ने ग्लॉसरी के अंदर दी है। अलबत्ता यहाँ इस चैप्टर के अंदर बाकायदा डेफिनेशन नहीं दी गई, सिर्फ इतनी बात है, चेंजेस इन डीएनए। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं, डी चेंजेस इन डीएनए अक्कर इधर। अब यहाँ पे एक तरह से क्लासिफिकेशन, किस बेस पर, ड्यू टू, यानी रीजन क्या होगी इस चेंज की, इस चेंज की रीजन क्या होगी। तो ड्यू टू मिस्टेक इन रेप्लिकेशन और डैमेज टू द जेनेटिक मैसेज काजिंग म्यूटेशन, यानी मिस्टेक रेप्लिकेशन में हुई, रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई से रेप्लिकेशन एरर कहा जाता है, और ये रेप्लिकेशन एरर जो रेप्लिकेशन के दौरान होगा, ये फिर क्योंकि सेल के अंदर हुई है खुद ब खुद, बाहर से कोई उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था, तो मिस्टेक हुई रेप्लिकेशन में, या नुकसान पहुंचा किसको, मैसेज को, जेनेटिक मैसेज को क्या नुकसान पहुंचेगा, वो तब्दील हो जाए, वो तब्दील हो जाए, जिस तरह सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर उसमें चेंज आ गया। तो काज द म्यूटेशन इन सोमेटिक सेल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको कह लें कि एक वैसे बात करें काज की बेस पर, तो म्यूटेशन जो है दो तरह की ली जाती हैं, एक होती हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन, और एक होती हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। यानी अगर बुनियाद बनाया जाए, क्लासिफिकेशन कैटेगरीज में तकसीम करें म्यूटेशन को, तो एक टाइप कहलाएगी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन। और दूसरी टाइप कहलाएगी इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड ये अल्फाज बुक के अंदर आपको मिल भी जाएंगे, हो सकता है इससे आगे भी हो। स्पॉन्टेनियस आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद, यानी कोई बाहर से कोई एजेंट नजर नहीं आता, खुद ब खुद ऐसा हो गया। और जाहिर है खुद ब खुद कोई चीज़ नहीं होती, रीज़न तो कोई होती है। तो रीज़न यहाँ पे हम सिंपली लेंगे कि हुआ क्या है, कि सिंपली रेप्लिकेशन एरर हो गया कोई, कि रेप्लिकेट करते हुए डीएनए में तब्दीली आ गई। वो तब्दीली मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। ठीक। तो रेप्लिकेशन के एरर दरअसल स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की वजह बनते हैं, या रेप्लिकेशन के एरर यूं भी कह लें कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहलाते हैं। अच्छा, एक जो होगी दूसरी इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन वो होगी जो अंदर से खुद ब खुद नहीं हुई, बल्कि बाहर से कोई इंड्यूसर है,
जिसने म्यूटेशन को मुतारिफ करवाया है, म्यूटेशन को इंड्यूस किया है। अब बाहर से कौन हो सकता है? बाहर से वो केमिकल भी हो सकते हैं, कोई म्यूटाजेनिक केमिकल, कोई टॉक्सिन, वो कोई लाइट भी हो सकती है जो म्यूटेट कर दे, जिस तरह हाई एनर्जी रेज, या फिर वो कोई बायोलॉजिकल एंटिटी भी हो सकती है कि कोई वायरस, जो अभी हमने बात की कि अगर ह्यूमन या किसी भी सेल के जीनोम में वायरस का डीएनए शामिल हो जाए तो वो भी म्यूटेशन होगी, या बाद बीमारियों के नतीजे में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन, बाहर से कोई म्यूटाजिन होगा। म्यूटाजिन केमिकल भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है यानी रेज, और कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह भी हो सकते हैं। जबकि अंदर जो म्यूटेशन अंदर से पैदा हुई खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस, उसकी वजह आमतौर पर रेप्लिकेशन के एरर होते हैं। और रेप्लिकेशन के एरर से अगर ऊपर जाएं तो चैप्टर नंबर 21 के अंदर आपने पढ़ी हैं लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो जो है वो रेप्लिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है। टर्नर सिंड्रोम या लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो भी म्यूटेशन कहलाती है बाय डेफिनेशन, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम के अंदर डीएनए की मिकदार कम हो गई, एक्सओ। लाइनफेल्टर के अंदर क्रोमोसोम डीएनए ज़्यादा, मिकदार ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो चेंज आ गया डीएनए में, तो ऑटोमेटिकली वो भी म्यूटेशन कहलाएंगी। अलबत्ता वो म्यूटेशन रेप्लिकेशन की वजह से नहीं, बल्कि किस वजह से होती है जी? लाइनफेल्टर सिंड्रोम की रीज़न क्या है? टर्नर सिंड्रोम की रीज़न? जी बेटा। सर क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन की वजह से। जी, यहाँ हम कह रहे हैं कि रेप्लिकेशन एरर, तो उसे कहेंगे मियोटिक एरर ब्रॉडली। ठीक है, तो रेप्लिकेशन का एरर हो या मियोसिस का एरर हो, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, यानी ये जो दो कैटेगरी हैं दीज आर बेस्ड ऑन कास। ठीक हो गया। इंड्यूस्ड में वायरस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, रेस भी हो सकती हैं, और केमिकल भी हो सकते हैं। अच्छा, आगे एक और कुछ कैटेगरी यहाँ पे नजर आएगी आपको, द म्यूटेशंस इन सोमैटिक सेल्स। म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल। अब म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल की बात करें तो सोमैटिक सेल और बॉडी के जो सेल्स हैं उनको दो कैटेगरी में तकसीम करते हैं ब्रॉडली। कौन सी दो कैटेगरी होंगी? एक होगी सोमैटिक, तो दूसरी कौन सी कहलाएगी? जर्म लाइन। जर्म लाइन, ये यहाँ देखें, ये अगली लाइन में जर्म लाइन सेल। ठीक है, तो बॉडी के तमाम सेल्स को ब्रॉडली हम तकसीम कर सकते हैं दो कैटेगरी, सोमेटिक सेल और जर्मलाइन सेल। सोमेटिक सेल वो हैं जिन्होंने आगे रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेना, एटलीस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेना। जर्मलाइन सेल वो हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। सोमेटिक के बिहाफ पे होगी तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कहलाएगी। खैर, तो क्लासिफाई करें तो दो कैटेगरी ये भी बनेगी, हम कहेंगे सोमैटिक म्यूटेशन या सोमैटिक सेल म्यूटेशन और जर्मलाइन सेल म्यूटेशन। अब सोमैटिक के अंदर जो म्यूटेशन होगी उससे अगर चेंज आता है, अगर मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हर म्यूटेशन जो है वो म्यूटेशन तो होगी लेकिन उसका असर जाहिर हो ये लाजिम नहीं होता। बाद म्यूटेशन वो होती हैं कि जो होती हैं उन्हें न्यूट्रल भी कह दिया जाता है, साइलेंट भी म्यूटेशन कह देते हैं, कि चेंज तो हो गया डीएनए लेकिन उसका असर कोई नहीं आया। अब असर कोई नहीं आया तो उसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के अंदर हमने जेनेटिक कोड को कहा था कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, यानी इसी में हम मिसाल थोड़ा सा पीछे चले जाएं। जी, ये है जेनेटिक कोड। अच्छा, जेनेटिक कोड हुआ ये कि सपोज हम यहीं ऊपर से ले लेते हैं, या ये ल्यूसीन का केस ले लेते हैं। ल्यूसीन को स्पेसिफाई करता है कोडॉन, यानी
और वो कोडॉन है CU। सपोज, तो CU में चेंज आया और यू की जगह वो हो गया सी, यानी CUC। अब ये म्यूटेशन कहलाएगी, जहन में रहे, क्योंकि डीएनए में टाइप चेंज हो गई न्यूक्लियोटाइड की, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसे कहेंगे कि सीक्वेंस भी चेंज हुआ है। अच्छा, अब म्यूटेशन तो हो गई, ये कहलाती है पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन इसका असर, इसने भी ल्यूसीन ही स्पेसिफाई करना था। अगर चेंज हो गया तो अब भी ल्यूसीन ही रहेगा। इवन ये सी की बजाय ए हो जाए, म्यूटेट होकर जी हो जाए, तो इस पोजीशन पे यू हो, सी हो, ए हो, जी हो, कोई भी चेंज आए, नतीजा यानी ओरिजिनल तो ये था, तब्दील हुआ तो इनमें से कोई बन गया, लेकिन जो रिजल्ट है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। रिजल्ट का मतलब जीन का रिजल्ट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। जीन में जो यूनिट है उसे हम कोडॉन कहते हैं, और प्रोटीन के अंदर जो यूनिट है वो अमाइनो एसिड है। तो कोडॉन का चेंज आया, लेकिन प्रोटीन में अमाइनो एसिड का चेंज नहीं आया। तो ऐसी म्यूटेशन को साइलेंस म्यूटेशन कह दिया जाता है, सॉरी साइलेंट म्यूटेशन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि म्यूटेशन हो सकता है कि हो, लेकिन उसका असर जाहिर ना हो। तो मैं ये बात कर रहा था कि सोमैटिक जो म्यूटेशन होंगी। अच्छा, सोमैटिक पे जाने से पहले यहाँ मैं एक और बात, एक पॉइंट यहाँ पे साथ, हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, इट इज डीजेनरेट। और डीजेनरेट का मतलब ये था कि एक से ज्यादा कोडॉन, यानी डिफरेंट कोडॉन, कोडॉन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये स्पेसिफाई एक ही अमाइनो एसिड को कर रहे हैं। उसी तरह जिस तरह डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी एनर्जी सेम होती है। तो इसी तरह इस जेनेटिक कोड में डीजेनरेसी का मतलब है कि डिफरेंट कोडॉन्स बट दे स्पेसिफाई द सेम अमाइनो एसिड, या यूं कह लें बट दे हैव द सेम मीनिंग, या उनकी वैल्यू एक ही है चारों की। तो ये डीजेनरेसी है। अलबत्ता इस डीजेनरेसी का फायदा क्या हुआ? जी, गौर करके बता सकते हैं क्या फायदा हुआ? अभी हमने डिस्कस किया है ल्यूसीन को। हाउ द डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड बेनिफिट्स। चलिए मैं बता देता हूँ। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का फायदा ये है कि म्यूटेशन आमतौर पे, जनरली, ठीक है, म्यूटेशन को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, यानी ब्रॉडली उसको नेगेटिव लेते हैं कि म्यूटेशन से नुकसान ही होता है, तब्दीली से। ठीक है, एक चीज पहले से तयशुदा है, किसी चीज में जो पहले से तयशुदा हो उसमें अगर चेंज आए तो उसको डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे जो जनरल मीनिंग लिया जाता है म्यूटेशन का वो ये होता है कि म्यूटेशन से तो नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो अब कह लें कि जो नुकसान था म्यूटेशन के नतीजे में, उस नुकसान से जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी ने बचा लिया। कैसे बचा लिया? कि म्यूटेशन तो हुई लेकिन उसका असर प्रोटीन में नहीं आया, प्रोटीन तब्दील नहीं हुई। ऑटोमेटिकली डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड प्रिवेंट्स और save the DNA or message from म्यूटेशन इफेक्ट्स। ठीक है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से ये डीजेनरेसी बड़ी हद तक बचाती है। अच्छा, ये तो हो गया डीजेनरेसी और म्यूटेशन का ताल्लुक, फायदा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि म्यूटेशन हुई है सोमैटिक सेल्स के अंदर, यानी कैटेगरी दो बनाए, सोमैटिक म्यूटेशन और जर्मलाइन म्यूटेशन। अब सोमैटिक म्यूटेशन से क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो इसलिए ब्रॉडली हम कहेंगे
कि सोमैटिक सेल्स में होने वाली म्यूटेशन डू नॉट पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग, यानी उस इंडिविजुअल में तो म्यूटेशन हो गई, लेकिन उसकी अगली नस्ल को ये म्यूटेशन ट्रांसफर नहीं होगी। तो सोमैटिक सेल म्यूटेशन से अगली नस्ल महफूज रहती है। अगर इसको एक और नाम दिया जाए तो आप कहेंगे सोमैटिक सेल म्यूटेशंस जो हैं वो होंगी नॉन इनहेरिटेबल, नॉन इनहेरिटेबल। तो नॉन इनहेरिटेबल म्यूटेशन और नॉन इनहेरिटेबल के मुकाबले में म्यूटेशन कौन सी होगी, दूसरी कैटेगरी बनेगी जी? नॉन सर इनहेरिटेबल, हेरिटेबल। इनहेरिटेबल। तो इनहेरिटेबल कौन सी होंगी, वो सोमैटिक होंगी या जर्म लाइन? सर जर्म लाइन। वो जर्म लाइन। ठीक बेटा। तो जर्म लाइन म्यूटेशन जो है वो इनहेरिटेबल म्यूटेशंस होती हैं। ठीक है। तो दो कैटेगरी ये भी बन गई क्लासिफिकेशन। अब इनहेरिटेबल, नॉन इनहेरिटेबल, सोमैटिक, जर्म लाइन, उस तरह ले लें उस तरह ले लें किसी भी तरह से। तो यानी सोमैटिक में एग्जाम में बात करेंगे कि सोमैटिक सेल की जो म्यूटेशन है वो नॉन इनहेरिटेबल होती है। लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट मीनिंग में नॉन इनहेरिटेबल होगी सोमैटिक वाली, या किसी अगली नस्ल को जा सकती हैं? अच्छा चले मैं क्लियर कर दूं, सोमैटिक सेल। सर जी 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 बताएं। सर एवोल्यूशन के दौरान जा सकती है, मतलब जब काफी जनरेशन के बाद। नहीं, काफी जनरेशन में उस ऑर्गेनिज्म से आगे जाएगी तो जाएगी ना एवोल्यूशन में। यस सर। अगर उसकी अगली नस्ल कोई नहीं जा रही तो फिर, अच्छा यहाँ पे एक तो जो आपने एवोल्यूशन की बात की, यहाँ पे आगे पढ़ें जरा। हैव लिटल एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंस। अब ये एवोल्यूशन में कहाँ से चली गई? तो अभी हमने शुरू में ही बात की थी कि सोमैटिक सेल्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये सेक्सुअल तो हो सकती है ना। तो अगर सोमैटिक सेल में होने वाली म्यूटेशन हुई और उसी सोमैटिक सेल से, जिसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब यहाँ लाजिम नहीं है कि हम एनिमल की बात कर रहे हैं, प्लांट भी तो हो सकता है। अब प्लांट के किसी शाख में कोई म्यूटेशन हुई किसी सेल में और उसी शाख को काट के आप आगे लगा दें तो ऑटोमेटिकली अगली नस्ल। बात समझ गए? एनिमल में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो सोमैटिक सेल जनरली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो हम यही कहेंगे कि जनरली इनका एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये एक हद तक मिनिमल इन्वॉल्व हो सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब इनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली फिर इनका इम्पैक्ट एवोल्यूशनरी कह लें कि एवोल्यूशन पे आएगा। अलबत्ता वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए उसे लिटिल कहा है। आप समझ गए बात बेटा? यस सर। और जर्म लाइन तो स्पेशलाइज हुई है अगली नस्ल को जाने के लिए, इसलिए इसमें होने वाली म्यूटेशन तो डेफिनेटली अगली नस्ल को मुंतकिल होगी, और नस्ल दर नस्ल उसके ऊपर एवोल्यूशन फिर ऑटोमेटिकली उससे ज़्यादा मुतासिर होगी। अच्छा ये तो हो गया एक। अब अगर मैं ये कहूँ कि सोमैटिक सेल्स की म्यूटेशंस कम से कम सेल की अगली नस्ल को तो जा सकती है ना, ऑर्गेनिज्म की अगली नस्ल को नहीं जाती, तो ये तो मुमकिन है ना। एक है सेल यस की सर। अगली नस्ल, सेल साइकिल आपने पढ़ा है, और एक है ऑर्गेनिज्म की अगली नस्ल। तो इन दोनों में फर्क है। हाँ उस केस में जहाँ पे सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म हो तो वहाँ पे हम यही कहेंगे कि सेल के लेवल की म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म के लेवल पर भी अगली नस्ल को जा रही है। लेकिन अगर जिस तरह ह्यूमन बॉडी है, अल्लाह ना करे जिस तरह स्किन कैंसर हो जाता है, तो स्किन कैंसर ये स्किन के अंदर म्यूटेशन है स्किन के सेल्स में, लेकिन जाहिर है ये अगली नस्ल को मुंतकिल नहीं होगी। लेकिन कैंसर अब पढ़ चुके हैं चैप्टर 21 में। तो वो जो म्यूटेशन हुई थी जिसके नतीजे में सेल कह लें कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन में गया था, वो म्यूटेशन तो अगली नस्ल में मुस्तकिल जा रही है, और वो अगली नस्ल है सेल की नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो ये बात पॉइंट इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि क्रिटिकली अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो ये ध्यान में रखिएगा
कि सोमैटिक सेल की म्यूटेशन अगली नस्ल में जाने की बात हो तो ये चेक कर लीजिएगा कि अगली नस्ल ऑर्गेनिज्म की पूछी है या सेल की पूछी है। ठीक है। तो सोमैटिक सेल में होने वाली म्यूटेशन सेल की अगली नस्ल में तो जाने के इम्कानात डेफिनेटली हैं। अलबत्ता सोमैटिक सेल से अगली नस्ल को जाने के इम्कानात सिर्फ उस सूरत में होंगे जब सोमैटिक सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, यानी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे वेजिटेटिवली या एसेक्सुअली। क्लियर है बेटा बात? जी सर। ओके। तो इस पैराग्राफ में यूं कह लें कि हम ले सकते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, सोमैटिक सेल म्यूटेशन, जर्मलाइन म्यूटेशन, इसी तरह इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल, ये चीज़ें इसमें डिस्कस हो गई। अच्छा, अब आगे जो म्यूटेशन को लिया है, क्लासिफाई किया है, वो लिया है दरअसल उसके स्कोप कह लें, स्केल कह लें, मैग्नीट्यूड कह दें, या फिर लेवल भी कह सकते हैं। लेवल, लेवल से मुराद आप ले सकते हैं कि म्यूटेशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड के लेवल की है, म्यूटेशन जीन के लेवल की है, या म्यूटेशन क्रोमोसोम के लेवल की है। ठीक है। यहाँ पे 3 लेवल लेने की बजाय सिर्फ 2 लेवल कंसिडर किए हैं। यानी एक है कि क्रोमोसोम के लेवल पर म्यूटेशन हुई है, जिसे हम कह लें कि लार्ज स्केल म्यूटेशन। ठीक है। लार्ज स्केल म्यूटेशन क्रोमोसोमल। और दूसरी को यहाँ पे ले लिया है बिल्कुल स्मॉल स्केल पे, पॉइंट म्यूटेशन। वैसे तो बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये जेनेटिक्स की बुक तो नहीं है, जेनेटिक्स थोड़ी बहुत डिस्कस की है इसके अंदर, और इस चैप्टर में तो वैसे ही। तो जेनेटिक्स में अगर देखें तो पॉइंट म्यूटेशन होती है सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आए, तो वो पॉइंट म्यूटेशन कहलाती है, क्योंकि एक पॉइंट पर एक न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा हो लेकिन क्रोमोसोम के लेवल की ना हो, तो फिर उसे कहते हैं जीन लेवल की म्यूटेशन। यानी 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर, पॉइंट से मुराद न्यूक्लियोटाइड। और फिर जीन से ऊपर चलें तो फिर वो क्रोमोसोम के लेवल की बात होती है। खैर, तो यहाँ पे हम सिंपली लेंगे पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, डिपेंडिंग ऑन लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल लेवल, इसको आप कह सकते हैं। अच्छा, अब क्रोमोसोमल एब्रेशंस को आगे पहले डिफाइन किया यहाँ पे, कि क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है आर मेगा चेंजेस, यानी ये बड़े हैं, लार्ज स्केल हैं, विच इन्वॉल्व प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम or loss of a chromosome from the diploid number of chromosomes, or changes like deletions, insertions, inversions, etc. in the parts of chromosome। और यानी दो, यानी और लगाकर अब 2 लेवल्स की बात कर दी है तो क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है तो क्रोमोसोमल एब्रेशन, लेकिन अब 2 लेवल्स। अब 2 लेवल कौन से हैं, इसको अगर हम क्लासिफाई करें सिंपली, तो एक हम कहेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन होते हैं स्ट्रक्चरल, और एक होते हैं न्यूमेरिकल। देर आर 2 लेवल्स, 2 टाइप्स any further of chromosomal aberration. One is structural and other is numerical। अब स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होगा? स्ट्रक्चर का मतलब होगा ये जो चेंजेस लाइक डिलीशन, कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर था उसमें कोई पार्ट डिलीट हो गया, इंसर्शन, क्रोमोसोम के अंदर कोई पार्ट इंसर्ट हो गया किसी दूसरे से टूटकर, क्रोमोसोम इन्वर्ट हो गया। क्रोमोसोम इन्वर्ट होने का मतलब ये होता है कि सपोज मैं यहीं पर अगर इसको, ये सपोज एक क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमियर, तो हुआ ये कि इसका ये कह लें कि पी आर्म ही, ऊपर वाला आर्म,
अगर ब्रेक होकर उलट कर लग जाए, यानी ये ब्रेक हो और ब्रेक होकर ये उलट कर यहां पर अटैच हो जाए, इन्वर्ट हो जाए। उलटने का मतलब, उलटने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे इसके ऊपर सपोज यहाँ था ए जीन, फिर बी, फिर सी, फिर डी। लेकिन जब ये उलट कर लगेगा तो इसकी तरतीब उलट जाएगी। यानी ऊपर जो नीचे था डी वो ऊपर चला गया, फिर उसके बाद सी आ गया, फिर उसके बाद बी आया, फिर उसके बाद आया ए। बात समझ गए? तो ये है इन्वर्जन, कि उसके अंदर क्रोमोसोम का कोई पार्ट ब्रेक होता है और उलट कर लग उसी में जाता है, फिट हो जाता है, लेकिन उस सूरत में तरतीब बदल जाती है क्रोमोसोम के ऊपर, जीन्स की। ठीक है बेटा? तो ये इन्वर्जन होती है इन द पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये होंगे स्ट्रक्चरल। ठीक है? स्ट्रक्चरल के अंदर आएगी डिलीशन, इंसर्शन, इन्वर्जन, एटसेट्रा। के अंदर ट्रांसलोकेशन भी आती है, कि ये था एक क्रोमोसोम नंबर 1, हुआ ये कि क्रोमोसोम नंबर 2 से कोई पार्ट ब्रेक हुआ और आकर इसके अंदर लग गया, ये ट्रांसलोकेशन कहलाती है, एटसेट्रा में आगे बढ़ना चाहें। अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल। इससे ऊपर चलें तो इससे ज़्यादा हाई लेवल कि और ज़्यादा चेंज, और ज़्यादा जो चेंज है वो होगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की बात अभी हम कर भी चुके हैं, कि न्यूमेरिकल में लाइक डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, के यहाँ पर नंबर पूरा चेंज हो जाए। यानी क्रोमोसोम का कोई पार्ट कम ज़्यादा ना हो, बल्कि पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही कम ज़्यादा हो जाए। यानी एक क्रोमोसोम ज़्यादा हुआ, एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो दैट इज डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम एटसेट्रा। वो न्यूमेरिकल कहलाएंगे। इसके अंदर भी फिर फर्दर कैटेगरीज हैं, लेकिन क्योंकि बुक ने उसको डील नहीं किया तो हम सिर्फ N+1 और N-1 को ही कंसिडर कर लेंगे। जी बेटा, ये बात समझ गए? यस सर। ओके, अच्छा जी, ये तो हो गए। यानी हम, स्क्रीन आपके पास भी जो है ये गायब हो रही है? यस सर। अच्छा, शायद कुछ, चले। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, पॉइंट म्यूटेशंस। अब पॉइंट म्यूटेशन आर म्यूटेशनल चेंजेस विच इफेक्ट द मैसेज इटसेल्फ। इसको बुक ने थोड़ा तफसील से डील किया है, डायग्राम भी आगे पॉइंट म्यूटेशन की है, कि पॉइंट म्यूटेशन म्यूटेशनल चेंजेस हैं जो अफेक्ट करेंगी मैसेज इटसेल्फ, जिसके नतीजे में पैगाम, जो डीएनए में पैगाम है वो मुतासिर होगा। अच्छा, क्या चेंज आएगा? प्रोड्यूसिंग अल्ट्रेशन इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर सीक्वेंस यानी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो सकता है, टेबल 20.2। If alterations involve only one or few base pair in the coding sequence, they are called point mutation. अच्छा, यहाँ पे अब चूंकि डिफाइन कर दिया है, एक या एक से ज्यादा चंद बेस पेयर में तब्दीली आए तो उसको पॉइंट म्यूटेशन ही कहेंगे। तो आप इसी को फॉलो करेंगे। मैंने कुछ देर पहले जो कहा था सिंगल न्यूक्लियोटाइड का, उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो वो नहीं, बल्कि बुक में क्योंकि आ गई है ये बात तो आप इसको ले लेंगे, कि एक से ज्यादा को भी पॉइंट म्यूटेशन ही में ले लिया, क्योंकि यहाँ पे तीसरी कैटेगरी दरमियान में नहीं बनाई गई। अच्छा, वाइल सम पॉइंट म्यूटेशन अकर ड्यू टू स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर। अब ये आगे उसकी बात हो रही है, कैटेगरीज, कि कुछ ये जो पॉइंट म्यूटेशन है वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती हैं। अभी हमने ना स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होती हैं, रेप्लिकेशन एरर भी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। रेप्लिकेशन एरर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। तो उसको उसमें और उसको उसमें मिसालें दी जा सकती हैं, क्योंकि वो उसकी एग्जांपल, ये उसकी एग्जांपल। तो स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर, रेप्लिकेशन के दौरान एरर हुआ, तो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन एरर के नतीजे में पॉइंट म्यूटेशन।
क्योंकि हम जो नाम दे रहे हैं, कहीं उसको कास्ट की बुनियाद पे ले रहे हैं, कहीं उसको साइट की बुनियाद पे ले रहे हैं, कहीं उसको इनहेरिटेंस की बुनियाद पे तकसीम कर रहे हैं, कहीं उसको मैग्नीट्यूड की बुनियाद पे तकसीम कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हमने बना ली। खैर, तो अगर इस बेस पे बनाएं कि स्मॉल स्केल म्यूटेशन, तो ये होगी स्केल की। और इस स्मॉल स्केल में अगर खुद ब खुद हुई है स्पॉन्टेनियस, तो वो मियोटिक एरर के नतीजे में। अच्छा, अदर्स रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू डीएनए काज्ड बाय म्यूटाजेंस। अब म्यूटाजेंस जो काज करेंगे उसे क्या कहेंगे? ऊपर हम कैटेगरी बना चुके हैं। स्पॉन्टेनियस की अपोजिट क्या थी? इंड्यूस्ड म्यूटेशन से। इंड्यूस्ड। जी। तो म्यूटाजिन अगर करते हैं तो वो कहलाएंगी इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है। यूजुअली रेडिएशन और केमिकल, ये बात भी हम ऊपर कर चुके कि आमतौर पे रेडिएशन यानी सनलाइट आमतौर पे स्किन कैंसर की वजह है, या केमिकल्स जो कह लें कि किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किए गए, स्किन को कह लें कि बेहतर करने के लिए, लेकिन वो टॉक्सिन उनके अंदर मिले होते हैं। जिस तरह आजकल कह लें कि पाकिस्तान में तो खैर ये ज़्यादा चलता है कि 2 नंबर क्रीमें और खैर वो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है मेरे, इंड्यूस्ड म्यूटाजिन ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये यूजुअली की बात की है, रेडिएशन, केमिकल, और इसी में अगर और लें तो वायरस और बैक्टीरिया भी लिए जा सकते हैं म्यूटाजिन। द लेटर, ये जो बाद वाली है, इसको किस लिए खास तौर पे अहमियत दे रहे हैं? is of particular practical importance because modern industrial societies often release many chemical mutagens into the environment। तो यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। यानी पॉइंट म्यूटेशन को थोड़ा डिटेल में लिया और उसमें खास तौर पे केमिकल और रेडिएशन का तस्करा इसलिए किया है कि आजकल की जो सोसाइटी है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ गए? ये अभी लास्ट मिनट चल रहा है, ये ब्रेक हो जाएगा, अगला सेशन हम फौरन शुरू कर देंगे।